उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो पहाड़ टीवी जैसे कि आपको लगातार दिखा रहा है कि वीपीडी और वीडियो भर्ती में जिस तरीके से हर बार एक नया मोड़ आ रहा है और इस बार भी ऐसी कुछ देखने को मिला है। एसटीएफ जांच के आदेश, उसके बाद अब सवाल ये खड़े होते हैं जो चयनित छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, आखिर उनका क्या। और सवाल ये है कि सालों का इंतजार करते हैं, उसके बाद चयन इनका होता है और उसके बाद ये अमूमन हमने देखा है कोर्ट के दरवाजों तक सारी भर्तियां चली जाती हैं और वीपीडी और वीडियो में भी यही सवाल खड़े हुए हैं। हमने पूर्व में भी देखा किस तरीके से धांधली हुई और कई भर्तियों में ऐसे आरोप लगे, अब ये भी इसमें भी आरोप लग रहे हैं और जब तक सिद्ध नहीं होता आगे जांच क्या होगी वो भी सवाल है। पर आखिर कितने वर्षों में जांच, और अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद ये लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर इन लोगों का क्या दोष है और उन लोगों का क्या दोष जो मेहनत करके यहां पर पहुंचे हैं, मेहनत करके जिन्होंने ये पेपर निकाला है, जिन्होंने चयन प्रक्रिया पूरी की है, उसके बाद अब आखिरी स्टेप में जाके रोक लेना और अब ये कह देना कि इसमें धांधली जैसे आरोप लग रहे हैं और तमाम आरोप इसमें लगाए जा रहे हैं। आखिर कहां से आते हैं ये लोग जो इस तरीके के कार्य करते हैं? कहीं आयोग में बैठे हुए लोग तो नहीं कर रहे, या कौन ऐसे लोग हैं? ये सवाल अपने आप में बड़ी सवाल खड़े करते हैं कि ये आखिर कौन लोग हैं। अब ये चयनित छात्र यहां पर आए हैं, इनकी पीड़ा भी सुनिएगा। कोई किसान का बेटा है तो कोई बहुत गरीब वर्ग से यहां पर आता है, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है यहां पर, उसके बाद आज इन्हें पीसी करनी पड़ती है। ये युवा नहीं चाहते मीडिया के सामने आना, ये तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं, पर आज इन्हें मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? उनकी पीड़ा सुनिएगा चयनित छात्रों की। क्या कहेंगे सर, एक लंबा समय, सालों का इंतजार तो कर ही रहे हैं वैसे तो उत्तराखंड में, पर अब चयन हुआ। आज मैं कहता हूं कि इसका उदाहरण मैं देता हूं, अगर निरस्त हो भी गई वीपीडीओ तो आने वाले कितने सालों में ऐसी भर्तियां होंगी, क्योंकि रेशो तो वही रहना है, लाखों बच्चे भरेंगे, लाखों बच्चों का नहीं होगा, वो आपत्ति लगाएंगे। आखिर ऐसे आयोग पेपर करा पाएगा क्या? सर मैं सर्वप्रथम ये कहना चाह रहा हूँ, मैं दिव्यांग जन से आता हूँ और हमारे जो है लगभग जो भी पेपर होता है 4-5 सालों में एक बार जो है हमें मौका मिलता है पेपर में, और उसमें जो है इस प्रकार से आरोप लग जाते हैं और फिर हम लोग बड़े हताश हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। जो आरोप लगाते हैं वो ये चीज़ नहीं देखते हैं। अधिकतर वो लोग आरोप लगा रहे हैं इन भर्तियों पे जिन्होंने कभी भी कोई भी एग्जाम जो है निकाला नहीं है। हम 4-5 सालों में एक तो हम किताब के साथ जंग लड़ते हैं 4 दीवारी में, ऊपर से जब ये लगते हैं तो उसके बाद हम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हमारी प्रक्रिया, उसके बाद हम लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। कभी हम जो है आयोग के पास जाते हैं, कभी हम कोर्ट पहुंच जाते हैं और आज जो है हम यहाँ पहुंच गए प्रेस वार्ता करने। ये दुख जो है उन्हें नहीं दिखाई देता है। हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश करी, जो आरोप लगा रहे थे कि सर हम लोग भी हैं, हम लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो वो कहते हैं कि अभी इसमें जाँच चल रही है फिर देखेंगे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यार आप लोग इतने मेहनत करके आए हैं, 4-4, 5-5 साल, या किसी के और भी हो सकते हैं और ज़्यादा साल उसने उसमें समय दिया है, उन लोगों के हक में कभी भी कोई बात नहीं की जाती है। अब हमें कहा जाता है कि जो है ये पेपर, ये भर्ती जो है ये इसमें जो है आरोप लग रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, अगली भर्ती में आप जो है हमारे साथ खड़े हो जाओ, अगली भर्ती जो है बिल्कुल साफ होगी। हम इनके साथ रहे हैं 2018 में 2019-20 के आसपास जो है यहाँ पे जो है हमने आंदोलन करा, उनके साथ रहे हैं। मेरे पास वीडियो पड़ी है उनकी कि जो है हमने रातों को काटा है उनके साथ सड़कों में। आज की डेट में, उस समय हमसे यही वादा करते थे कि जो है अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज डेट में वो फिर हमारे भर्ती, हमने मेहनत करी, फिर हम जो है यहाँ पे चयन होके आए, आज जो है आप फिर कह रहे हो कि इसमें भ्रष्टाचार है। आप फिर बरगला रहे हो लोगों को। जो बच्चा जो है एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको भी आपने साथ जो है आपने ला दिया है, उसको कह रहे हैं कि नहीं इस भर्ती में जो है ना कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, आप आओ, अब अभी नहीं आए तो फिर दोबारा जो है भ्रष्टाचार होता रहेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जो है आप जो है कब तक जो है छात्रों को बरगलाते रहेंगे इस मामले में? हम लोगों ने मेहनत करी है, हमारे कंधों के ऊपर रख के बंदूकें मत चलाओ। बिल्कुल आपने ये सही बात कही, और ऐसे छात्र भी हैं जिनका इस परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी सिलेक्शन हुआ शायद, और होंगे आपके बीच में। कौन कौन है आप यहाँ? अच्छा, आपका किस भर्ती में हुआ है? आप कौन? मेरा स्टेनो क्लियर है। उसके बाद मेरा 31 अक्टूबर। उसमें भी सर पैसे पुसे दिए क्या? 15-20 लाख रुपए? सर एक कहाँ से दे दूं सर, किसान परिवार से आता हूँ। तो मतलब टोटल 60 लाख रुपए हो गया? हाँ, 15 का 60 तो हो गया सर ना। 60 लाख मैंने जिंदगी में देखे भी नहीं, ये भी नहीं पता कितनी जीरो आती है 60 लाख में ना। स्टेनो क्लियर हुआ सर। उसके बाद मेरा कनिष्ठ सहायक में मेरी रैंक टॉप 20 में हूँ मैं, और वीडियो मेरा क्लियर है, वहाँ भी मेरी ओपन में 272 रैंक है, और मेरा लोअर पीसीएस भी क्लियर है, वहाँ पे मैं टॉप 20 में आता हूँ लोअर पीएस के अंदर।
मेंस की तैयारी तो सर हमें पता ही नहीं है कि मेंस क्या होता है। अब तो जब से ये लगातार ये क्रिएट किया जा रहा है माहौल को कि भाई ऐसा हो गया वैसे, क्योंकि जो जॉब आपके पक्ष में है, जो आपकी जेब में है, आप उसे देखोगे, या जो अभी आपने दिया नहीं है एग्जाम उसे देखोगे आप ना। लगातार हम हमारे ऊपर जो है, हमारे ऊपर नहीं मतलब चारों तरफ आरोप का माहौल बनाया जा रहा है, भर्ती को अटकाया जा रहा है, तथा कथित लोगों के द्वारा लगातार हमारा पक्ष कभी सुना नहीं गया। आज हम मीडिया के सामने भी इसलिए आए हैं कि भाई हम लोग भी हैं, हमने भी रातें खराब करी हैं, हम भी दिन रात मेहनत करके माँ बाप का पैसा खराब करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा पक्ष भी रखे, सरकार के पास हम भी गए, आयोग के पास हम भी गए, हर जगह हम गए हैं सर, लेकिन हर जगह से एक ही कि जांच चल रही है, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। अरे कैसे कह सकते हो सर आप, हमारी रातों की सालों की मेहनत को आप एक क्षण में कैसे कह सकते हो कि आगे क्या होगा पता नहीं है, कि कौन जिम्मेदार है सर इस बात का। और मैं तो कोर्ट भी गया था सर, और कोर्ट ने भी आदेशित किया है कि 70 दिन के अंदर जांच पूरी हो। ये भी हमारे लिए एक अच्छी पॉइंट है। जांच के विरोध में हम कभी नहीं है सर, लेकिन अभी आपने देखा स्क्रीनशॉट का मामला था, आज प्रिंट मीडिया के मामले से पता लगा हमें क्यों एडिटेड है, तो उन लोगों के ऊपर शासन कार्रवाई करे ना, जिन्होंने लगातार सरकार और आयोग पर आरोप लगाए हैं। क्या अब आयोग इतना या सरकार इतनी जो है हताश हो गई है कि इन तथाकथित के ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर सकती? कारण क्या लगता है आपको कि तथाकथित, जिनके नाम नहीं ले रहे हैं, तथाकथित लोग बोल रहे हैं, क्या कारण लगता है, क्या उद्देश्य है, और क्या ऐसा उनका लालच है, क्या ऐसा बेनिफिट उसमें होने वाला है इस परीक्षा को लेकर? एक सवाल ये है, देखिए सवाल उनका, आपने कहा आप जो जांच होगी उसके लिए आप उसमें समर्थन करेंगे, और ये तमाम वो चेहरे हैं, मेहनत भी की होगी इन्होंने और तब जाके यहाँ पर पहुंचे होंगे, पर आखिर इनका क्या फायदा होने वाला है जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं? और सवाल यही है कि जांच हो, और जांच होनी भी चाहिए। अगर इस तरीके का आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सिद्ध होते हैं तो जांच होनी चाहिए, पर उन लोगों का क्या दोष जो मेहनत करके यहाँ पर पहुंचे, इनका क्या फायदा? सर इनका जो फायदा है ना, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इनके ही साथी के वीडियो है हमारे पास, जिन्होंने कहा है कि बेरोजगार संघ वाले तो शेर हैं, उन्हें जाके राजनीति में जाना है आगे ना, उन्हीं के साथी का वीडियो है हमारे पास ना। आप उसको कैसे रोकोगे? उसको राजनीति करनी है, विधायक बनना है। अगर विधायक बनना है, आपको राजनीति करनी है, तो क्या मेहनती छात्रों के कंधे बंदूक रख के करोगे क्या आप? उन्होंने ये मुद्दा माननीय हमारे बहुत ही सम्मानित नेता, हमारे कांग्रेस के एक नेता हैं, बहुत ही सम्मानित नेता है, हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट उन्हें देकर अनर्गल बात बताकर विधानसभा तक पहुंचवा दिया ये मुद्दा। अब उन्हें पता लगेगा विधायक जी को कि स्क्रीनशॉट तो फर्जी है, क्या उनकी रेपुटेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि विधानसभा में उन्होंने वो स्क्रीनशॉट दिखाया कि देखो पेपर लीक हो गया है, और इन्हीं तथाकथित लोगों के द्वारा वो स्क्रीनशॉट दिया गया था उनको। तो क्या विधायक जी इस बात का संज्ञान लेंगे कि मुझे झूठी चीजों को देकर आपने विधानसभा में कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करी है, तो वो भी इस बात को संज्ञान लें। फिर उन्होंने मुद्दा विपक्ष के थ्रू कर दिया, अब वो विपक्ष के थ्रू बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दा जो है उनका जो फायदा टोटल राजनीतिक है और कहीं आर्थिक भी होगा, तो वो हम अब क्या ही आप लोग बताएं, आप लोग सब समझदार हैं। हमारी सिर्फ इतनी ही वो है कि कल जब रिपोर्ट आ जाएगी, आज स्क्रीनशॉट की रिपोर्ट आ गई, अब वो कहते हैं सबका हिसाब होगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट नहीं, तुम आईसीजे जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ आप लोग ना। लेकिन जो इसमें हम लोग 100%, हमारे नजर में कोई धांधली वाला नहीं है सर, क्योंकि हम खुद फेयर हैं, हमारे नजर में हर एक आदमी फेयर है। जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए वो आरोपी नहीं होता है सर। लेकिन आपने डाल दिया कि हम स्क्रीनशॉट, अब लिपापोती नहीं चलेगी, हम इसको लेकर सरकार के पास, सरकार पे भरोसा नहीं है तो स्क्रीनशॉट सरकार को दिए क्यों थे, क्यों दिए थे? कल जांच आ जाएगी तब भी आपको ये बोलना है, कल ज्वाइनिंग हो जाएगी तब भी आपको बोलना है। इसका मतलब आपका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीति का रह गया है। और कौन सा बेरोजगार संघ? प्रवीण सर ने कहा हम भी अब इस बात की मुद्दा आपके थ्रू रखते हैं कि चुनाव हो, और जरूरत बन गई है उत्तराखंड के अंदर की एक बेरोजगार संघ हो, इसका चुनाव कराया जाए और हम लोग चुने। ऐसे किसी से नहीं कि किसी ने रजिस्टर करके जीएसटी करवा लिया और सबका हिसाब होगा और हम लोग बेरोजगार संघ है। कौन सा बेरोजगार संघ है सर? कल भी थैला उठा के आ जाओगे, बेरोजगार संघ मान लेंगे आपको। हमारा अगर रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, हमारी बात तो रखो। आपने कहा कि इसमें इतने बड़े लोग जो हैं गरीब परिवारों से आते हैं, जो मेहनत करके हम उनके साथ है। अगर आज वो स्टेटमेंट जारी कर दे ना कि मेहनती लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी और काली भेड़े अगर कुछ है सिद्ध होती है बाहर होंगी, तो आज हम उनको अध्यक्ष मानने के लिए तैयार है सर। मैं इतनी बात ही रखना चाहूंगा। अच्छा, मैं तो ये मानता हूं, ठीक है, पेपर में धांधली हुई होगी, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हमारे पास है, बहुत बड़ी बड़ी जांच एजेंसीज हैं जो जांच कर सकती हैं। क्या ऐसा जब लगता है लोगों तक और स्टूडेंट्स तक और बेरोजगार संघ तक ये बात पहुंच जाती है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, तो ये खुफिया एजेंसियों का क्या मतलब है? ये क्यों नहीं जांच कर पाते? और आखिर ऐसा क्या कारण है कि इन्हें कुछ नहीं चल पाता, पर विद्यार्थी जो अभ्यर्थी उनके पास ये सूचना मिल जाती है? ये अपना भी बड़ा सवाल है। ये खुफिया एजेंसी कहाँ है? कहाँ है सीबीआई और ये तमाम चीजें? सर कि जैसे अगर अभी एसटीएफ भी बैठ गई, बिल्कुल कल को उसकी भी रिपोर्ट आएगी ना, फिर इन्होंने बोलना कि उससे सीबीआई से जांच करनी थी, ये तो राज्य की अपनी एजेंसी है, सीबीआई से करानी थी इन्होंने जांच। तब भी उन्होंने सवाल उठाने सर पूरे कि क्या बोलते ये सीबीआई से होनी चाहिए थी जांच। इनको मतलब उस एजेंसी पे भी फिर भरोसा नहीं रहेगा।
जी आप बताएं। सर, जो आपने बोला कि जो है इनके पास कैसे आ जाता है, खुफिया एजेंसी के पास क्यों नहीं आता है, मुझे तो लगता है कि हो सकता है इनकी खुफिया एजेंसी और खतरनाक हो, है ना, तो इनके अपने तंत्र हो, पता नहीं कहाँ से इनके पास आ जाती है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इतने खुफिया तंत्र लोगों को चुना किसने। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब जो है सचिवालय से एक लेटर साइन होता है, इसमें अगर कोई एक मुख्य सचिव या कोई भी सचिव साइन करता है तो अथॉरिटी वो होती है। बिल्कुल। वो लेटर में बात कही हुई बात जो है अथॉरिटी होती है और जो है वो संदेश होता है सरकार का। ऐसे ही जब बेरोजगार संघ जो है एक जो है ज्ञापन देता है मुख्यमंत्री को, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। क्या उन्होंने हमसे पूछा, हमारे मुद्दे पूछे, ज्ञापन उन्होंने किनसे पूछ के दिया? क्या वो बेरोजगार, हम भी तो बेरोजगार हैं, हमसे पूछ के दिया क्या, हमसे कोई वार्ता करके दिया क्या, क्या कहीं मीटिंग करवाई उन्होंने? मैं ये कह रहा हूँ कि सर देखो, किसी के जो है हमारे कंधे पे बंदूक रख के आप ज्ञापन दे रहे हो, ये गलत बात है। हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था ना वहाँ। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बने, हमने कभी आपत्ति नहीं की जब तक मुद्दे सही उठा रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे नाम पे आप मुद्दे उठा रहे हो, हमने चुना नहीं आपको, चुनाव हुआ नहीं, आपका कार्यकाल पंचवर्षीय है, त्रिवर्षीय है, सालाना है, 6 मई है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना। चुनाव कब हुआ, वोट कब दिया, हमारे उंगलियों में नीली स्याही कब लगी, हमें तो यही पता नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जल्द से जल्द जो है अब आगे जो है मामला गड़बड़ाएगा, जो भी है आप सबसे पहले जो है बेरोजगार संघ का जो चुनाव कराएं। हम अपना रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही ढंग से देना चाहते हैं। हम उस बंदे को जो अपना लीडर बनाना चाहते हैं जो एक पक्षीय ना होकर बहुपक्षीय हो। एक पक्षीय मतलब कि एक ही बात को रखे, धांधली हुई है, धांधली हुई, यही बात को लगातार रिपीटेड करता रहे। एक पक्ष ये भी रखे कि हाँ भाई यहाँ पे मेहनती वाले छात्र भी, इनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो ये बात जो है मीडिया के सामने बोलते हैं कि हमारे जो चयनित छात्र हैं इनके साथ में कुछ बुरा ना हो, इनको आगे बढ़ा जाए, किसी भी हालत में इन बच्चों को जो है नियुक्ति से कोई नहीं रोकेगा, ये बात 100% होनी चाहिए। और दूसरी बात होनी चाहिए कि अगर कोई गलत है वो किसी भी हालत में चयनित नहीं होना चाहिए। ये 2 स्टेटमेंट हैं, अगर वो बोल दें तो हमारा समर्थन आज ही से है। चुनाव में हम 100% अपने वोट देंगे उन्हें। ठीक है, ठीक है। पर जैसे आपने कहा कि एजेंसीज हैं, बेरोजगार संघ हो सकता है कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी हो उनके पास, पर मीडिया के मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ सूचनाएं हम पे भी रहती हैं, और ये जरूर है कि इसके पीछे कोचिंग माफियाओं का हाथ जरूर है। और ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि जिस तरीके से कोचिंग माफिया एक्टिव हुआ है और सेंध जो लगी है यूके ट्रिपल एससी के बाद, जो यूके ट्रिपल एससी ने सेंध लगाई है कोचिंग माफियाओं के, उसके बाद ये बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। और इस पर मैंने ये भी देखा, ये भी हमें जानकारियां मिली हैं सूत्रों से कि कई लोग अब एसआई के लिए भी इस तरीके की कोई पैसे देने की बात कर रहे हैं, कोई ऐसे माफिया जो है वो एक्टिव हुए हैं। और पहले भी इनके ऊपर एफआईआर हुई है, क्या उसमें हुआ हम नहीं जानते, क्योंकि कई लोगों के नाम आए, उनके बाद उनकी अरेस्टिंग तक नहीं हो पाई, क्योंकि नेताजी के कुछ खास लोग थे वो। पर अभी चलते मैडम, कब तक आखिर, देखिए ये सारी चीजें हो गई, और अब सवाल आता है कि आप लोग, तमाम लोगों पे जो चयनित हैं उन पे ये आरोप लग जाता है कि आपने लाखों रुपए दिए हैं तब आप सिलेक्ट होके आए हैं। कब तक होता रहेगा ऐसा, और कब तक आप इंतजार करेंगे? अगर ये रद्द हो जाती है, देखिए अगर ऐसा होता है, निरस्त हो जाती है कोई कारण की वजह से, कुछ भी कारण हो सकता है, तो फिर से वो इस सालों का इंतजार, उसके बाद कितनी परसेंट लगता है कि फिर से वो उसमें धांधली नहीं होगी या इस तरीके के आरोप नहीं लगेंगे? क्या कहेंगे इस पर? सर, आपने बोला कि अगर निरस्त होती है या दोबारा से एग्ज़ाम होता है तो हम तो सर फिर वही अपनी लग जाएंगे तैयारी में, हम फिर बैठ जाएंगे लाइब्रेरी में, फिर हम प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, फिर कोचिंग ले लेंगे, लेकिन हम गारंटी नहीं है ना कि तब आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी हमने एग्जाम निकाला है, हमने कितनी मेहनत से निकाला है, हमें पता है, हमारे घर वालों को पता है, हमारे घर वालों ने हमें सपोर्ट करके भेजा है अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए। तो हमें तो सर जो चीज़ें फेयर चीज़ें होनी चाहिए, अगर जांच हो रही है तो जांच करे, आयोग करे, सरकार करे, लेकिन जो हमारा है हमें तो अपनी ज्वाइनिंग दे दीजिए। तो हम बस यही चाहते हैं सरकार से या फिर आयोग से, अगर बच्चे या जो भी सामने वाले अपोनेंट चीजें हो हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके पेपर निकाला है, उनकी सिलेक्शन हो जाए, उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। पर एक सवाल था मैडम, हाँ एक सवाल था, देखिए जिस तरीके से अन्य जो लोग जिनका चयन नहीं हुआ था वो लगातार मीडिया में आते रहे, ये बड़ा आरोप लगता रहा कि चयनित छात्र क्यों नहीं आ रहे हैं, उन्होंने गड़बड़ की इसलिए नहीं आ रहे हैं, उन्होंने लाखों रुपए दिए हैं इसलिए वो मीडिया के सामने नहीं आते। क्योंकि सबसे पहले पहाड़ टीवी था जिन्होंने जो चयनित छात्र उनसे बात की थी और उनकी जो बात आगे रखी थी, उसके बाद से कई अन्य मीडिया चैनल्स में आप लोग नहीं गए, इस तरीके की आरोप भी आपको लग रहे हैं कि क्या कारण था इसके पीछे? सर जी, हम इंतज़ार में ही थे कि कुछ फेयर रिजल्ट निकले, फेयर कुछ हो। अगर सामने वाले कोई बेरोजगार संघ के साथ मिलके जा रहे हैं तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो उन्हें ये देखना चाहिए कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए वो आगे प्रिपरेशन करें, ना कि वो सड़कों पर आके हम चयनित बच्चों के लिए बोलें। तो
मुझे तो नहीं लगता सर कि जो सामने बच्चे के नहीं हुआ है कि उन्हें बाहर आना चाहिए, या फिर अगर वो अपने हक के लिए भी बोल रहे हैं तो मेहनत भी तो वो उस तरह से करें। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमेशा होता रहेगा। हाँ जी सर, मैं अपनी बहन की तरफ से आई हूँ। मेरी बहन, मेरे जीजाजी का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 3 साल पहले। अच्छा। तो मेरी बहन हमारे घर मायके में आके उसने तैयारी करी। वो 2 साल से वो मेहनत कर रही थी और इस बार उसका क्लियर हुआ। अब मुझे ये बताइए, जिस लेडीज के लाइफ में इतना कुछ हुआ और वो अपने मायके में तैयारी कर रही हो और उसने इतनी मेहनत से एक बार फिर उठ के तैयारी करी हो और उसके बाद वो सिलेक्टेड होने के बाद वो ये देखती है कि ये इस तरह से इसको होल्ड करा जा रहा है, तो अब उस पर क्या फर्क, मतलब उसके मेंटल हैरेसमेंट है ये एक तरीके से। तो एक स्टूडेंट होने के नाते क्या हमारा काम है कि हम भाग भाग के पहले तो सेलेक्ट करें, मेहनत करके अपने आप को उठा के सिलेक्ट हों, इतने कंपटीशन को फेस करें, फिर उसके बाद ये काम है हमारा कि हम घर घर जाके या सरकार के पास जाकर ये बताएं कि हम सही हैं, आप हमारी भी सुनो। हमने एग्जाम दिया है, हमने पास किया, ये इनफ है मुझे लगता है कि प्रूव करने के लिए कि हम हैं। ये सरकार की या आपकी एजेंसी की या गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो सिलेक्टेड है वो पैनिक में ना हो, उनका मेंटल हैरेसमेंट ना हो, टाइमली चीजें कवर हो, और चाहे इसमें कुछ धांधली हो या ना हो, ये स्टूडेंट का इश्यू नहीं है, इसको सरकार को देखना चाहिए और बच्चों का मेंटल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरी बहन ऑलरेडी एक बहुत बुरी लाइफ से उभर के आई है। अब मुझे बताइए, अगर ये परीक्षा रुक जाती है तो क्या वो दोबारा से तैयारी करेगी? जिसने अपने हस्बैंड को खो दिया और जो मायके में 2 साल से तैयारी कर रही है, अब मुझे बताइए क्या वो दोबारा से तैयारी कर पाएगी? तो वो तो सोचेगी सिस्टम ऐसा ही है। तो सर ऐसा बार बार नहीं होता, हर बार एग्जाम क्लियर नहीं होता, रैंक ऊपर नीचे भी होती है। ये एग्जाम एक बहुत रेप्यूटेड एग्जाम था और उसकी अच्छी रैंक भी आई है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं। अब ये तो डिमोरलाइज करने वाली बात है ना, और अगर यही सिस्टम चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर एक अच्छा फेयर सिस्टम इस तरह से चल पाएगा और स्टूडेंट का विश्वास रहेगा सिस्टम के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट को, और मैं ये कहूँगी जो मीडिया है, मीडिया को दोनों ही पक्ष दिखाने चाहिए, बस माहौल ऐसा ना बने। एक नेगेटिव मैं जो देख रही हूँ वो एक नेगेटिव माहौल है जो सिलेक्टेड बच्चों के पक्ष में दिख रहा है। अब वो कह रहे हैं वो बच्चे क्यों नहीं आ रहे, उनका काम वो आएंगे, उनका काम अपने आप को सिलेक्ट करना था। अब ये काम उनका नहीं है। ये हम सवाल नहीं कर रहे हैं, ये सवाल, ये माहौल बनाया जा रहा है सर। मैं वही कह रही हूँ, जो माहौल बना रहे हैं सर, ये हमारा काम नहीं है। अब सफाई देने के लिए सर आज खड़ा कर दिया ना इस स्थिति में, तो आज हम आए हैं। तो ये क्यों कह रहे अभी तक कहाँ थे, एट लास्ट मजबूर कर दिया कि बच्चे अपने घर से निकल के, मैं अपनी बहन के बिहाफ में आई हूँ, है ना। तो अब मेरी बहन तो जॉब कर रही है, मायके में है, क्या वो अब ये भी आए, दौड़ के आए कि वो बैनर लेके बैठ जाए, बताए आप। तो मैं आई हूँ उसकी तरफ से, तो मैं अपनी बात उसकी तरफ से बात रख रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेंटल हैरेसमेंट ना हो किसी भी तरह। नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही है वो सच में, जिस तरीके की हालात और उससे मेंटल प्रेशर से आपकी बहन गुजरी है, उसके बाद से ये सच में लगता है कि कितने एक हौसला जो होता है इंसान का कैसे टूट जाता है जब इस तरीके की घटना होती है। उसके बाद सिलेक्शन के बाद जब मेहनत करता है कोई व्यक्ति, और सवाल ये है कि जब इनपुट हमें तक मिल सकते हैं, हम मीडिया के रूप में मिल सकते हैं, तो एजेंसीज क्या कर रही हैं, एजेंसीज क्यों नहीं इसका संज्ञान लेती। एजेंसी जब पता चलता है कि कई लोग 15-20 लाख रुपए लेकर एसआई में लगाने की बात करते हैं, 50 लाख रुपए लेकर तमाम अलग अलग भर्तियों में लगाने की बात करते हैं, तो वो एजेंसीज उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती, उसकी छानबीन क्यों नहीं करती। हमारे मैडम देखिए, बहुत एक बहन आई है अपनी पीड़ा लेके, आप भी चयनित छात्रों में से हैं, अभ्यर्थी में से हैं, क्या कहेंगे किस दिशा में हैं आप लोग और किस दिशा में ये प्रदेश जा रहा है? क्योंकि आप तो सब युवा हैं, आप एक ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्रदेश का बनाने जा रहे हैं जो डिसाइड करेगा कि फ्यूचर क्या होना है उत्तराखंड। क्या लगता है आपको, कहाँ जा रहा है भविष्य? जी सर, हमें तो हमारी जॉब चाहिए सर। हम इतनी मेहनत से हम सेलेक्ट हुए हैं और माहौल ऐसा बनाया कि सर हर दिन हम न्यूज़ देखते हैं, कुछ उल्टा ही सुनने को मिलता है सर। मेरी मम्मी बहुत गरीब है, मैं गरीब परिवार से हूँ सर, और घर पे मतलब अभी टीवी और न्यूज़पेपर वगैरह नहीं है, मम्मी लोग न्यूज़ नहीं देखते। घर पे तो सबको लग रहा है कि जॉब लग गई है खुश से सब, लेकिन हम जानते हैं कि हम पे क्या बीत रही है। हम सर, मैं लालकुआ डिस्ट्रिक्ट मतलब नैनीताल में हूँ, लालकुआ के अंदर मेरा घर है सर। बहुत ही गरीब परिवार से सर, मतलब रिश्तेदार फ्रेंड्स जो भी होते हैं सर, सामने बस दिखावा ही करते, बधाइयाँ देते हैं। और अभी ऐसा माहौल बन रहा है कि मतलब
जो भी लोग न्यूज़ सुनते हैं घर पे जाके बोलते हैं कि यार इसमें तो ऐसा हो रहा है, ये पेपर कैंसिल हो जाएगा सर। मम्मी लोग हैं, सब है सर, टेंशन होती है सर, हमको भी टेंशन होती है। क्या करती है आपकी माता? सर हाउस वाइफ है, काम गाय भैंस पाल के घर चलता है हमारा। जी सर, मतलब जो भी ये माहौल बना रहे हैं कि मतलब कैंसिल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सर ज्योति नाम है। ज्योति जी, देखिए ये पीड़ा है और ये समझनी पड़ेगी लोगों को। ऐसे बहुत परिवार हैं जो ज्योति जी जैसे हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, और सच में बता रहा हूं आपको कि इस तरीके के परिवार हैं। कहां से ये जो आप आरोप लगा रहे हैं 10 से 15 लाख रुपए की, अगर इनके पास इतने ही अगर पैसे होते तो शायद इन्हें जॉब करने की जरूरत ही ना पड़ती। सबसे बड़े सवाल ये है, पर इस तरीके के जो लोग मेहनत करके आए हैं उसका संज्ञान लेगा कौन आखिर? जब सब चुप्पी साध लेंगे, जब एक तरफ जांच की बात करेंगे, जांच कराइए, सारी सर्वोच्च जो एजेंसीज हैं उनसे जांच कराइए, पर इनका जो भविष्य है, इनके साथ क्या होगा उसका भी कुछ करिए। ज्योति जी जिस तरीके से बता रही हैं कि उनके घर में कैसे हालात है, टीवी और अखबार तक की वो बात कह रही हैं, तो देहरादून में ही आपने रह के जी सर पहले मैं पीजी में रहती थी, फिर बाद में फाइनेंशियली मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई, तो मैं मतलब अपने रिलेटिव के वहाँ रह के पढ़ाई करती। सर मतलब मेरी तो किस्मत अच्छी कि मेरे रिश्तेदार हैं मेरी मदद करने के लिए, लेकिन हर बच्चे के रिश्तेदार नहीं होते। और सर हमारी मतलब एज भी हो गई, घर वाले बोलते हैं कि तुमसे पढ़ाई नहीं पाएगी, जॉब नहीं निकलेगी, शादी कर लो। एक प्रेशर ये भी होता है सर। और सर मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं सब लोग हैं सर, फर्स्ट दिन तो सबने बधाइयाँ दी और दूसरे दिन से बोल रहे हैं कि इसमें ये सुनने को मिल रहा है कैंसिल हो जाएगा, इसमें धांधली हुई है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। सर हम न्यूज़ भी देखते हैं सर, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है, वो सर मतलब हम गरीब बच्चों की कोई बात ही नहीं रखता, जो सिलेक्टेड है उनकी कोई बात ही नहीं रखता है। और सर एक चैनल है, उनने जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका इंटरव्यू लेके सबके सामने रखा, तो जो भी बच्चे सिलेक्ट नहीं है, रद्द गैंग वाले जो भी हैं, वो उन पे उंगली उठाते हैं कि मतलब ये उन्हीं की बात, मतलब फेक है ऐसा कुछ। और सर ज्यादा से ज्यादा चैनल यही है कि जो लाइक और व्यू के चक्कर में सर मतलब उल्टा ही दिखाते हैं, धांधली यही दिखाते हैं। सर हम गरीब बच्चे हैं, हमारा भी सोचना चाहिए सर। नहीं, पर आपने आपने बात सही कही, आपने कहा टीआरपी और ये सारी चीजें चाहिए होती है, बिल्कुल और व्यू के लिए करते हैं सर। पर आप सुबह उठो, हम सबसे पहले आजकल मतलब 2 महीने से ऐसा माहौल हो रहा है कि सुबह उठ के हम पहले न्यूज ही देखते हैं, आज क्या है सर। और 1-2 चैनल तो मतलब ऐसे कि नेगेटिव जो न्यूज है उसको तुरंत अपलोड कर देते हैं, और जो थोड़ा भी हमारे फेवर में है उस न्यूज को वो अपलोड ही नहीं करते। जैसे आज स्क्रीनशॉट वाला आया था, तो वो स्क्रीनशॉट फेक है इस टाइप का कुछ आया, तो वो उनने अपलोड नहीं करा, लेकिन हाँ FIR हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, ये सब वो लोग अपलोड कर देते हैं। और मतलब एक चैनल तो ऐसा है कि मतलब वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो भी हैं उनके फेसबुक पोस्ट को तक अपलोड कर देते हैं, आपकी राय मित्रों ऐसे करके पूछ के, मतलब पूरे फैन बने हुए हैं, उन्हीं का दिखाने में लगे सर। मतलब हम लोगों के लिए कोई बात ही नहीं करता है। मैम ज्योति जी, इतना तो मैं आपको विश्वास जरूर दिलाऊंगा। देखिए हमारा काम टीआरपी और इसका नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, इस पहाड़ का दर्द हम भी समझते हैं, और इसलिए आप लोगों के पास मैंने दूसरी बार मैं पहुंचा हूं आप लोगों के पास, और मुझे ये दर्द पता है कि जिस तरीके से आपने जीवन जो जिया है, पर ये निश्चित तौर पे सरकार को इस दिशा में सोचना होगा। और ऐसे जो ज्योति जी जैसे हैं, जो सच में इन्होंने एक पीड़ा बताई है कि देखिए इनके रिश्तेदार हैं तो वहां जाके मदद कर रहे हैं जो रिश्तेदार, कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी मदद करने के लिए आगे कोई नहीं आता, और इस तरीके से फाइनेंशियल क्रैश, जब क्राइसिस आती है और क्रैश होते हैं, तो कहाँ जाएंगे इन जैसे ज्योति जैसे जो अभ्यर्थी हैं। और इतनी पीड़ा, इतना दर्द इन्होंने की बात बताई है, तो सरकार को इस दिशा में सोचना जरूर पड़ेगा। और साथ ही अभी तक तो हम खुश थे, मतलब रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट का हम वेट कर रहे थे, नंबर भी अच्छे आए थे तो हम खुश थे। और रिजल्ट आया पहला दिन, मतलब बहुत खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, सबके कॉल आ रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन उसके जो दूसरे 7 अप्रैल को रिजल्ट आया, 8 अप्रैल से इतना गंदा माहौल बना है कि 2 दिन हम खुश होते हैं, तीसरे दिन हम कुछ ऐसा न्यूज़ देखते तो फिर हम दुखी हो जाते हैं सर। मतलब हम सेलेक्ट हुए और हमें उसकी खुशी ही नहीं हो रही, ऊपर से टेंशन हो रही कि मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बस टेंशन ही टेंशन सर, खुशी बिल्कुल भी नहीं है जॉब की। ज्योति जी बिल्कुल ये सही आपने बात की, मेंटल प्रेशर। अगर हाँ। कोई हमसे गारंटी दे दे कि हम जांच कर रहे हैं और जो सिलेक्टेड बच्चे, मेहनती बच्चे, उनको जॉब दे देंगे, तो हम वेट कर लेंगे, ये पूरा साल भी हम वेट कर लेंगे। बिल्कुल। बस हमें बोले कि हाँ तुम्हें तुम्हारी ज्वाइनिंग मिल जाएगी सर। सवाल यही है कि इतना गंदा बना रहे कि हमें भरोसा ही नहीं कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, या सालों तक वेट करना पड़ेगा सर। जैसे हमने पहले तैयारी करी थी, हर बार नहीं हो पाता सर, मतलब पेपर भी हर दिन सेम नहीं होता, हर बार हमारे से तैयारी भी सेम नहीं होती सर, बहुत कुछ
होता है। और मतलब ज्यादातर तो बच्चे री एग्जाम वाले हैं सर। बिल्कुल, कोई भी मतलब ये नहीं कह रहा है कि चलो जो भी धांधली वाले हैं उनको हटा दो और जो मेहनती बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग दो, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है। बिल्कुल हरजोत जी, ये तो अब सोचना होगा और ये बिल्कुल गारंटी भी देनी होगी कि अगर जो धांधली में नहीं पाए जाते तो उन्हें ज्वाइनिंग पूर्व में ही एक निर्धारित कर दिया जाएगा कि उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, ये रद्द नहीं होगी। सर हाँ आपकी टेंशन। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि यहाँ पे जो है कोचिंग वाले ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो इस तरह के काम करते हैं। इसी मामले में क्या है कि कल मेरे एक दोस्त का फोन आया, वो हल्द्वानी का रहने वाला है, तो उसने भी यही कहा कि वहाँ पे जो है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐसे हैं जो जबरदस्ती नाम ढूंढ रहे हैं, हमारे सामने लाओ ऐसे बंदे और हम उनका नाम भेजेंगे। वो बंदे कोचिंग में नहीं पढ़े हैं। आप ये सोचिए कि कोई बंदा अगर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ता है, क्या वो एग्जाम क्लियर नहीं करता है? बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, पर लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो उनकी कोचिंग से नहीं पढ़े हैं और अच्छे नंबर लाए हैं, तो उनको भी क्या है जबरदस्ती उनका नाम दिया जा रहा है। आज जो है जब ये पूरी जांच चली, हो सकता है नंबर जो है 100 के आसपास दिए गए हों जांच के लिए, लेकिन संदिग्ध तो 17 पाए जा रहे हैं ना। और जब फर्दर जांच होगी तो आगे का कुछ सीन कुछ और होगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, लगातार चल रहा है और हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल ये सवाल देखिए, मैं आपको लगातार ये कह रहा हूँ कि ये कोचिंग माफियाज इसमें मिले हुए हैं और ऐसी खबरें आती हैं। देखिए आरोप और इसे सिद्ध करना तो एजेंसियों का काम है। क्या एविडेंस होगा, कोर्ट में क्या एविडेंस रखा जाएगा अगर कोई इस तरीके की अगर धांधली पाई जाती है, वो भी अपने आप में बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े करता है। पर इन युवाओं का क्या जो इस सालों तक इंतजार करेंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग और कब तक क्या उत्तराखंड में भर्ती हो पाएगी, कोई विज्ञापन निकल पाएंगे और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो कितने वर्षों का होगा, ये सवाल अपने आप में खड़ा होता है। अगर हर बार निरस्त होगी, हर बार कोर्ट की शरण होगी, कितने वर्षों में भर्तियां आएंगी और कितने वर्षों में समाप्त होगी, ये अपने आप में समझने वाली बात होगी। और इस पर नजर भी बनाए हुए हैं और सवाल करेंगे और सवाल पूछेंगे भी, आयोग से भी पूछेंगे और दूसरे पक्ष से भी पूछेंगे। ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा।